बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद काज़मी कहते हैं। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बिलाखिर जो कागज़ात नामज़दगियों के हवाले से जांच पड़ताल का अमल जारी था वो ख़त्म हो चुका है। और मैं बात करूँगा इस्लामाबाद से मुतल्लिक मोस्टली 3 जो हलके थे उनमें क्या वारदात डाली गई है और कैसे उसको जो है वो निभाया गया है। पूरे मुल्क भर में तो आपने देखा ही है कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार भी है, अगर वो उसका वफादार उम्मीदवार था, वफादार उसका खिलाड़ी था, तो उसको आगे जाने नहीं दिया गया, उसकी कागजात नामजदगी मुस्तरद की जाती रही हैं। और जो आरओज़ ने रीज़न दिए हैं वो भी सुनकर आप काफ़ी जो हैं वो मुज़ायका खेज़ आपको लगेगा। हम बात करते हैं इस्लामाबाद के हवाले से, तो इस्लामाबाद के 3 हलके थे जो कि पहले गुज़िश्ता इंतखाबात में एनए 52, 53 थे, 54 थे। इस मरतबा वो उनका नाम जो है वो नई हल्काबंदियों के बाद उनका नाम दिया गया था एनए 46, 47 और 48। इन 3 हलकों की मजमूई तौर पर यहाँ पर वोटर्स जो हैं तकरीबन 10,70,000 के करीब हैं। और इन तीनों को 3 हलकों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, मुख्तलिफ सेक्टर्स भी इसमें हैं और 2 इलाके भी इसमें शामिल हैं। अब तीनों हलकों में आपको अगर बताऊं कि तीनों हलके जो हैं उनमें पिछले हमने देखा कि पिछले शहरी इलाके, जो पिछले इंतखाबात में शहरी इलाके थे, वो गढ़ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के हवाले से। वहाँ पर भी तीनों जगहों पे जिन जिन जो जो उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आए हैं उनको उठा कर रिजेक्ट किया जाता रहा है। आरओज़ ने ये रिज़ल्ट बनाए तकरीबन 5:30 बजे के आसपास, लेकिन इसको जारी जो है वो 11:30 बजे तक जारी नहीं किया जा रहा था। हमने कोशिश की कि जानें उनसे क्या रीज़न हैं, कोई टेक्निकल वजूहात हैं या क्या वजूहात हैं, तो उनकी तरफ से खामोशी थी, बिल्कुल सत्तू पी के जैसे सोए हों। और तकरीबन ये हमने खुद इस ज़राए से पहले ख़बर निकाली, इसके बाद दस्तावेज़ात जो हमें मौसूल हुई। और आरओज़ के हवाले से काफ़ी इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शोएब शाहीन हैं जिन्होंने 3 हलकों के लिए अप्लाई कर रखा था और तीनों हलकों से उनको जो है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब तीनों जो हलके हैं यानी 46, 47 और 48, उसकी मजमूई सूरत हाल अगर देखी जाए तो तकरीबन 208 और कागजात नामजदगियाँ जिन्होंने उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी अपनी जमा करवा रखी थी, उनमें से तकरीबन 116 यानी कि तकरीबन 55% के आसपास तनासब बनता है जिनके कागजात नामजदगियाँ जो है मंजूर हुई हैं। और एक जो दरख्वास्त है कागजात नामजदगी जमा करवाने के वाले से, वो तकरीबन 30,000 में पड़ी है उम्मीदवारों को। और ये तकरीबन 208 जो है दरख्वास्तें थी जिसमें से तकरीबन 116 जो है वो मंजूर की गई हैं। एन ए 48 की बात की जाए तो तकरीबन 61 दरख्वास्तें जो हैं वो मौसूल हुई थी एन ए 48 के लिए, जिसमें से तकरीबन 39 कागजात नामजदगियाँ जो हैं वो मंजूर की गई हैं, जबकि 22 जो हैं वो इसमें से जो है मुस्तरद किए गए हैं। इस तरह एन ए 48 से साबिक डिप्टी मेयर चौधरी रिफत हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। राजा खुरम नवाज आज़ाद हैसियत में सामने आ रहे हैं, उनके भी। और शेख अंसर अजीज़ नून लीग के साबिक मेयर भी रहे हैं। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं, अब वो जो कि दई इलाके से अमूमन सामने आते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर वो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके भी। और पीटीआई की तरफ से सैयद अली बुखारी हैं जिनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हुए हैं। जबकि शोएब शाहीन जो है और काशिफ चौधरी जमात इस्लामी के काफ़ी हमने देखा कि वो इकनॉमिक सिचुएशन से मुतालिक, महंगाई से मुतालिक, ट्रेडर के हवाले से जो है काफ़ी सामने आते रहे हैं। उनकी भी कागजात नामजदगी जो है उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं। एन एस 47 की मजमूई तौर पर 75 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में थे, जिनमें से तकरीबन डीआरओ को बताना है कि 36 कागजात नामजदगियाँ जो हैं उन्होंने एल पाई हैं, जबकि 39 के नज़दीक कागजात नामजदगियाँ, यानी कि तकरीबन ये रुझान जो बनता है 49% जो यहाँ पे इस हल्के से रिजेक्शन आई है। और एन एस 47 से चौधरी रिफत दोबारा वहाँ यहाँ पे भी अपील हुए, और इसके साथ साथ तारिक फजल चौधरी वो दोबारा अपील हुए। ज़ीशान नकवी साबिक डिप्टी मेयर जो हैं वो भी इसमें अपील हुए हैं। राजा खुरम नवाज़ हैं और बाबर रवान के इसमें कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर की गई हैं पीटीआई के, जो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखी थी। आमिर कियानी जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है वो भी सामने आए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी इसमें अप्लाई कर रखा था। ख्वाजा सराब उम्मीदवार जो है नायाब अली, वो भी इस हल्के से, उनके भी कागजात नामजदगी जो है दुरुस्त पाई गई हैं, उनको मंजूर किया गया है। शोएब शाहीन पिछले हल्के की तरह इस हल्के में भी उनको मुस्तरद किया गया है। अब्दुल अजीज़ के कागजात नामजदगी हैं वो भी मुस्तरद किए गए हैं। एन एच 46 जो है मजमूई तौर पर यहाँ से 73 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में थे, जिनमें से 41 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, जबकि 32 के करीब कागजात नामजदगियाँ जो हैं वो मुस्तरद की गई हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा इमरान अशरफ हैं, और मुस्लिम लीग नून रहनुमा है ज़ीशान नकवी, अंजम अकील ख़ान, और उसके साथ साथ जो कि गुज़िश्ता इंतखाबात में उनको बुरी तरह जो है शिकस्त हुई थी, उससे गुज़िश्ता इंतखाबात में उनको शिकस्त हुई थी। उसके साथ साथ ख्वाजा सरा उम्मीदवार हैं नायाब अली, उन्होंने इस हल्के से भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे थे और उनको यहाँ पे भी उनको मंजूर किया गया है। दोबारा हमेशा की तरह हमने देखा कि जो ख्वाजा सरा है उनको हकूक़ मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हवाले से इस इंतखाबात में स्पेसिफिकली बात की जाए मुल्क भर की तरह, तो उनको यहाँ पर भी रिजेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही है।
यहाँ पर शोएब शाहीन हैं, उनके उनके भी कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं। आमिर महमूद कियानी हैं, उनके मंज़ूर हुए हैं। बाबर रवानी के मंज़ूर हुए हैं। मियां असलम और चौधरी शफीक उर रहमान के कागज़ात नामज़दगी भी इसमें मंजूर किए गए हैं। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, अभी देखना है कि उनकी तरफ से कहा गया था कि हमारे पास प्लान बी भी है। अब देखने में आएगा कि प्लान बी उनके पास इस हवाले से क्या है। लेकिन मौजूदा सिचुएशन में देखना है कि शोएब शाहीन को जो है उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए गए हैं। उनसे हमारी बात हुई तो उनकी तरफ से कहा गया कि हमें कोई खातिर ख्वाह जो है रीज़न पेश नहीं किया जा रहा कि क्यों हमारे कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए गए हैं। अब जो आरोज़ हैं उन्होंने क्या रीज़न पेश किए हैं, हम अब खुलकर उनकी तरफ से भी अब बताया नहीं जा रहा कि क्यों उन्होंने मुस्तरद किए हैं। दीगर हमने इलाकों में देखा कि जैसे जहाँ पर कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई उनकी तरफ रीज़न जो है वैलिड सॉलिड जो है वो दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ है और रिज़ल्ट भी जो है वो काफ़ी तकरीबन 4 से 5 घंटे तख़ीर का शिकार रहे हैं, उसके बाद जाकर मिलना शुरू हुए हैं। तो अब मजमूई तौर पर 3 हलके हैं और तीनों हलकों में हमने देखा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी बल्ला चला था और खूब चला था। तीनों हलके जो हैं वो बल्ले नहीं जीते थे। इस मरतबा बल्ला भी ख़तरे में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी ख़तरे में है। और अब ट्राइब्यूनल जो है वो 3 जनवरी से अपने कागज़ात जो इतराज़ात होंगे इस कागज़ात नामज़दगियों की मंजूरी और रिजेक्शन के मुतालिक, उस पर ट्राइब्यूनल जो है वो अब इस हवाले से समाअत करेंगे। वो 3 से 9 जनवरी तक करेंगे और उसके बाद इस हवाले से वो अपना रिज़ल्ट जो है वो देंगे। इसमें बिलखसूस दोनों जो हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों जो जज साहिबान हैं वो इस ट्राइब्यूनल का हिस्सा होंगे जो कि तमाम के तमाम सुनेंगे। लेकिन इसमें देखना है कि जैसा हमने देखा कि पिंडी से शेख रशीद जो कि जो जिनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं वो उन्होंने डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फ़ैसला किया है कि मैं वहीं पर चला जाता हूँ, टाइम बहुत कम रहता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर जो रहनुमा हैं जिसमें शोएब शाहीन और दीगर जो लोग हैं वो अपने ट्राइब्यूनल जो है उसमें उसका रुख करेंगे और वहाँ पर जाकर अपना जो है एतराज़ात जो है वो जमा करवाएंगे। आज सूरत दिलचस्प हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर वैनिश करने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। इससे कबल इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिल आखिर स्टांस लिया गया और पेशावर हाई कोर्ट के इंटर कोर्ट डिवीजनल बेंच में जाकर जो है वो दायर करने का फैसला किया गया, पिटीशन और दायर कर दी गई है। और वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन की कोशिश होगी टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है उसकी तरफ जाया जाए और फिल वक्त जो फैसला ले लिया जाए, विद हेल्ड कर लिया जाए इनके बल्ले के निशान को। उसके बाद हम जो है वो जारी कर दें लिस्टें, ताकि इनमें जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चला जाएगा फैसला और वहाँ से मखसूस जो नशिस्तें इनकी जो मिलनी थी इनको वो भी रोक ली जाएंगी। तो अब मुकम्मल तौर पर कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की। प्री पोल जो रिगिंग जिसको आप कह सकते हैं, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो लगता ये बज़ाहिर ये है कि ग्राउंड बनाया जा रहा है उसका। और अगर इस तरह के इंतखाबात होते हैं तो मुझे लगता है कि इंतखाबात ज़्यादा चल भी नहीं सकेंगे, क्योंकि जो लोगों को लाया जाएगा, अब देखने में आता है कि अमूमन हम देखते हैं कि इस दौरान अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज अपने मंशूर के साथ सामने आती हैं, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ, इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे टैकल करना है उस प्लान के साथ सामने आती हैं। लेकिन इस वक्त ऑन ग्राउंड कोई भी सियासी जमात जो है वो पॉलिटिकल इस सिनेरियो में मौजूदा सिनेरियो में इकोनॉमिक सिचुएशन से मुतालिक कोई अपना मैनिफेस्टो जो है वो पेश करती नज़र नहीं आती। इकोनॉमिक सिचुएशन से मुतालिक कोई बात करती नज़र नहीं आती। ये बताने को तैयार नहीं कि हम कैसे एक करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हमें इस वक्त भी मौजूदा सिनेरियो में काफ़ी रीपेमेंट करनी है। हमारा तकरीबन 82% के करीब हमारा बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सूद की अदायगियों पर और कर्ज वापस करने पर ही चला जा रहा है। तो हम कैसे इस रिवाइवल की तरफ जाएंगे? इकोनॉमिक रिवाइवल पर कोई बात करने को तैयार नहीं। हमारी स्टेट एंटाइटीज़ जो है उनको सेल आउट करने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। आल्दो के इलेक्शन कमीशन की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ एक अहकामात दिए गए हैं निगरान सेटअप को कि मौजूदा सेटअप जो है वो रुक जाए और जो हुकूमत आए बाद में वो इसके बारे से स्टेप ले। लेकिन हसन फ़वाद के हमने मामले में देखा कि उनको उन्होंने क्लीन चिट दी है। क्लीन चिट देने का मकसद ये था कि वो अपने प्रोसेस जो लेके चल रहे हैं, जो कि उनको प्लान दिया गया हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अब मौजूदा सिनेरियो में ये चीज़ें देखना बाकी हैं कि आया इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन मुझे बाज़ार ये नज़र आता है कि इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहे। और अब इसकी तरफ क्या रीज़न पेश किए जाते हैं? एक तो सिचुएशन ग्राउंड बना दिया गया है कि सिक्योरिटी के वाले से मज़ीद सिक्योरिटी चाहिए, 7 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हो चुके हैं। दूसरे साथ साथ फ़ंड्स के हवाले से खुल के बात करने को तैयार नज़र नहीं आते, क्योंकि उसमें हम ये निगरान सेटअप ये शो कर रहा है कि हमारी टैक्स कलेक्शन अच्छी रही। निगरान जो सेटअप वो ये कहता है आ रहा है कि उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छी जा रही हैं। तो इस तनाज़ुर में शायद इस हवाले से फाइनेंस को जो है वो रीज़न पेश नहीं करेगा। लेकिन ये ज़रूर कहेगा सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं। और
موجودہ سینیریو میں جب تک پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر یہ وینش نہیں کرتے انتخابات میں یہ نہیں جا رہے، اب دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس پلان بی اور سی کیا ہیں، جس کے حوالے سے ہمیشہ سے وہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہماری ریجیکشن ہوگی، کیسے ریجیکشن ہونے پر ہم کیا کریں گے۔ ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بھی چھوٹے سے چھوٹا کارکن بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس نے جہاں سے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں، ان کے ابسکونڈر جو ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے ایون کے جو اعتراضات لگانے والے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ درخواست انہوں نے اعتراضات کیا دائر کر رکھے ہیں، لیکن ریجیکشن کرنے والے آر اوز کو پتہ ہے کہ کیوں انہوں نے ریجیکٹ کر رکھے ہیں۔ پہلے سینیریو جو ہے پولیٹیکل رینگلنگ چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بالکل سائڈ پہ کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مزید اس میں ٹرن کیا آتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے، وہ اب بلے کے لیے کیا تگودو کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو اپنی چال چل دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے بعد اب فیصلہ کب تک آتا ہے، کیونکہ ان کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ نیو ایئر کی چھٹیاں بھی ہیں اور دیگر بھی، تو جلد سے جلد اس کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور جلد سے جلد فیصلہ دیا جائے اور الیکشن کمیشن کا بات مان لی جائے، اور جو بلہ ہے دوبارہ سے الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے اور پی ٹی آئی سے لے لیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں سچویشن کیا ہوتی ہے، مزید اس میں کیا اپڈیٹس آتی ہیں، میں اس کو مزید جو ہے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ نے میرے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، اپنی آپ کا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ میں آپ سے بھی سیکھ سکوں، آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے وہ بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ